Yeah, so I'm starting with question number 76 of June 2019 question paper code 55. So question number 76 is, which one of the following is not associated with three facets of career motivation, right? तो करियर मोटिवेशन सबसे पहले देखेंगे कि करियर मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। तो करियर मोटिवेशन एक ड्राइव होता है, राइट, एफर्ट होता है कि आप करियर गोल्स को लेकर के कितना सेंसिटिव हैं और उसके लिए कितना एफर्ट पुट ऑन कर रहे हैं, राइट। करियर मोटिवेशन कंबाइन करता है किसी भी पर्सन की नीड, उसका इंटरेस्ट, उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो अपना करियर रिलेटेड बिहेवियर, करियर ओरिएंटेड बिहेवियर को कितना कंटिन्यू करता है, कितना उसमें परसिवरेंस है, परसिस्टेंस है अपने करियर को फॉलो करने का, राइट। तो करियर मोटिवेशन का 3 फेस है, राइट। द 3 facet which it is asking is, there are 3 facets of career motivation जो है करियर रेजिलियंस, करियर इंसाइट और करियर आइडेंटिटी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है क्या, करियर इंसाइट। और करियर इंसाइट क्या होता है, करियर इंसाइट एक स्टिमुलस होता है और इसे हम एनर्जाइजिंग कंपोनेंट भी कह सकते हैं, जो कि आपको अपने गोल्स को फाइंड करने में और गोल्स को अचीव करने के लिए एक क्लियर पाथ एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। दिस स्टिमुलस करियर इंसाइट, ओके। एंड देन कम्स करियर आइडेंटिटी। करियर आइडेंटिटी में क्या होता है, करियर आइडेंटिटी एक डायरेक्शनल कंपोनेंट है, राइट, जो कि करियर के एस्पिरेशंस को हाई रखता है। और पीपल विथ हाई करियर आइडेंटिटी दे डिफाइन देमसेल्फ बाय देयर करियर, कि ओके, अ डॉक्टर will define himself that he is treating the patients, this is what is his profession, this is what is his career। तो करियर आइडेंटिटी में पर्सन को अपने एफर्ट के थ्रू जो उसने करियर को स्टैब्लिश करने में लगा है उसके लिए आइडेंटिटी मिलती है। उसके बाद आता है करियर रेजिलियंस। करियर रेजिलियंस में क्या होता है, करियर रेजिलियंस का मतलब होता है कि परसिस्टेंस टू अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन एंड ओवरकम बैरियर्स, राइट। अगर कोई कंडीशन चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड के सिचुएशन में ही मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें को ओवरकम करना, राइट, मार्केट की कंडीशन से करियर गोल्स को फ्लक्चुएट नहीं होने देना, दैट इज व्हाट इज करियर रेजिलियंस। सो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। इट इज आस्किंग विच इज not associated with 3 facets of career motivation, that is why our answer is point number 3. Moving to question number 7, the Bharatiya Mazdoor Sangh was formed under the leadership of। तो भारतीय मजदूर संघ का लीडरशिप किसने किया था, दत्तोपंत ठेंगड़ी। इजी क्वेश्चन है। और भारतीय मजदूर संघ कब स्टैब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, 1955 में, ठीक है। हर ट्रेड यूनियन जो कि आपके सिलेबस में है, सबका हिस्ट्री, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड हु वाज द पर्सन बिहाइंड इट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, हु इज कॉल्ड द सिडनी वेब इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा जॉन आर कॉमन्स। पॉपुलरली ही इज आल्सो कॉल्ड एज सिडनी वेब इन यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, टैलेंट मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग what jobs need to be filled and the human traits and competencies employee need to do these jobs effectively. 2 lists are given below. List 1 is term and list 2 is their appropriate meaning, right? So job analysis. Job analysis क्या होता है? जॉब एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक जॉब को और फाइंड आउट करते हैं कि जॉब के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब में क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा उस जॉब को करने का, कैसा जो भी पर्सन को हायर करेंगे उस जॉब को करने के लिए उस पर्सन की क्या क्या स्किल सेट, क्या क्या कैपेबिलिटीज, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज मैचिंग विथ पॉइंट 3। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट होती है जॉब की ड्यूटीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, किसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की, वर्किंग कंडीशन की, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, इसमें वर्किंग हजार्ड के बारे में बताते हैं, राइट। फिर हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन।
जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन से में ही हम डिराइव करते हैं, और जॉब स्पेसिफिकेशन एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव बताता है कि अगर किसी पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं तो उस ह्यूमन का, अगर किसी ह्यूमन को हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या स्किल्स, क्या क्या उसकी पर्सनालिटी होना चाहिए, राइट। तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। और वर्क फ्लो एनालिसिस क्या बताएगा, ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ वर्क फ्रॉम जॉब टू जॉब इन अ वर्क प्रोसेस, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस मैचिंग आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 2. Moving to question number 80. The process of change, namely coercive, mimetic, and normative isomorphism, are associated with which of the following perspective of organizational change, right? तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ओके। इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म, ये क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म होता है कि किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच, किसी भी दो इंस्टीट्यूशन के बीच क्या क्या सिमिलैरिटी है उनके सिस्टम्स में और उनके प्रोसेसेस में, राइट। सिमिलैरिटीज बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन, सबसे सिंपल टर्म में बोला जाए, दो इंस्टीट्यूशन के बीच में या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उनके सिस्टम्स की, उनके प्रोसेसेस की, उनकी स्ट्रैटेजीज की क्या क्या सिमिलैरिटीज है, यही बताता है इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये जो सिमिलैरिटीज है उसको हम लोग 3 लेवल पे स्टडी करते हैं, राइट। और वो क्या क्या होती है, कोएर्सिव, मिमेटिक एंड नॉर्मेटिव, राइट। कोएर्सिव सिमिलैरिटीज में क्या क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण लॉ, कोई अगर लॉ अबाइडिंग सिचुएशन है, राइट, कोई अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, तो उसके कारण दो ऑर्गेनाइजेशन में, दो इंस्टीट्यूशन में क्या क्या सिमिलैरिटीज आएगी। तो फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट है, उसमें है कि 8 आवर्स वर्किंग टाइम शुड बी देयर, राइट। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन में होगा बिकॉज ऑफ लॉ, राइट। ये कोएर्सिव सिमिलैरिटी हो जाएगी। मिमेटिक में क्या हो जाएगा, मिमेटिक में हो जाएगा कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन अगर सिमिलर फील्ड के हो तो वो एक दूसरे में क्या क्या चीज कॉपी कर रहे हैं, क्या क्या चीज दोनों की कॉमन है, राइट, क्या क्या मिमिक कर रहे हैं, तो दैट इज मिमेटिक आइसोमॉर्फिज्म। और नॉर्मेटिव में क्या होता है, नॉर्मेटिव में होता है कि दोनों की प्रोफेशनल वैल्यूज क्या क्या है, अगर वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यूज सिमिलर है तो उसके कारण क्या क्या सिमिलैरिटी आ रही है। अगर दोनों की वैल्यूज होगी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो दोनों एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिमिलर सा स्टेप्स उठाएंगे और वो इंस्टीट्यूटिव आइसोमॉर्फिज्म को क्रिएट करेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म को किसने फाइंड आउट किया था, ठीक है, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें आता है नाम पॉल मैगियो, राइट, पॉल मैगियो एंड वॉल्टर पॉवेल। पॉल मैगियो एंड वॉल्टर पॉवेल, इन्होंने इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बताया था, ओके। Moving to question number 21, the demand curve of labor of the monopsonist is given by, right? अब देखते हैं monopsonist क्या होता है। तो monopsonist मतलब a labor market in which only one firm is demanding labor, ठीक है। वो लेबर मार्केट जिसमें कि एक ही फर्म है, फर्म कौन है, बस एक ही फर्म है बस, और एक ही फर्म को ही लेबर चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोनोपसोनिस्ट में सिंगल बायर का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है, सिंगल बायर का, राइट। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इसके पास, ठीक है। तो ये क्या, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो दे कैन इन्फ्लुएंस वेज, राइट, वेज को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसीलिए दे आर नॉट वेज टेकर, दे आर वेज सर्चर्स, ठीक है। तो हमें याद रखना है, मोनोपसोनिस्ट आर वेज सर्चर्स, दे आर नॉट वेज टेकर, राइट। और उसके बाद क्या होगा कि सप्लाई ऑफ लेबर फॉर मोनोपसोनिस्ट मार्केट, ठीक है। इस मोनोपसोनिस्ट के लिए जो सप्लाई ऑफ लेबर होगा वो किसके बराबर होगा, मार्केट सप्लाई ऑफ लेबर, मार्केट में जितना सप्लाई होगा वही इसके सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर होगा, राइट, ठीक है। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर इस फर्म को अपने नंबर ऑफ लेबर को इंक्रीज करना है, ठीक है, इनिशियली लेबर अगर 5 थी, अब उसे नंबर ऑफ लेबर को इंक्रीज करना है 10, ठीक है। तो इस फर्म को क्या करना होगा, इस फर्म को
अपने जो एक्स्ट्रा 5 लेबर्स ने हायर किए उसका वेज तो इंक्रीज करना ही होगा, साथ ही साथ इसका भी वेज इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। अगर इसे ज्यादा हायरिंग करनी है, करंट पोजीशन है लेबर 5 है, अगर इसे ज्यादा हायरिंग करनी है तो इसे लेबर का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, इसे वेज बढ़ाना पड़ेगा, राइट। वेज बढ़ाना पड़ेगा तभी तो मार्केट का सप्लाई बढ़ेगा। अगर वेज नहीं बढ़ाएगा तो मार्केट का सप्लाई नहीं बढ़ेगा, बिकॉज सप्लाई ऑफ लेबर फॉर मोनोप्सोनिस्ट इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ लेबर, राइट। तो इसीलिए अगर इसे 5 और लेबर हायर करना होगा तो उसे इन टोटल जो पहले 5 लेबर थे और अभी का जो 5 लेबर है सबका ही वेज इंक्रीज करना पड़ेगा, वेज का लेवल ही इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी इसे ज्यादा सप्लाई मिलेगी लेबर की फ्रॉम मार्केट, राइट। तो इसका जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है। यहाँ पर वेज है और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ लेबर है, सप्लाई ऑफ लेबर है, राइट। तो अगर 5 लेबर है, सपोज 5 लेबर है एंड ही वांट्स टू इंक्रीज इट टू 10, तो वो सारे 10 लेबर का ही उसे वेज इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। पूरे के पूरे 10 लेबर का उसे वेज इस लेवल पे लाना पड़ेगा। पहले अगर 5 लेबर का वेज ये था तो अभी पूरे 10 लेबर का वेज उसे इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, राइट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, एंड दिस इज सप्लाई ऑफ लेबर, दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। ये एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है। तो डिमांड कर्व ऑफ लेबर ऑफ मोनोप्सोनिस्ट इज गिवन बाय, क्या होगा इसका आंसर, द कर्व ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ओके। Moving to question number 82, the Bombay Mills Hand Association was established under the presidency of, ठीक है, बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन, ये किसने स्टैब्लिश किया था, तो इजी क्वेश्चन है, एनएम लोखंडे। इनको एनएम लोखंडे का फुल नेम क्या है, नारायण मेघाजी लोखंडे। इनको फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी कहते हैं। सबसे पहला ट्रेड यूनियन बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन था जो कि एनएम लोखंडे जी ने स्टैब्लिश किया था, कब, 1890 में, ठीक है। इसीलिए इनको फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, गिवन बिलो आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स, सम ऑफ विच आर ओनली रेलेवेंट टू प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग वो होती है जो एक तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है जिसमें कि प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने की बात करते हैं एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों, राइट। तो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग इज अ मैनेजमेंट इनिशिएटेड प्रोसेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैनेजमेंट को प्रोडक्टिविटी इनहेंस करनी होती है तो मैनेजमेंट ही इनिशिएट करती है इस प्रोसेस को। इट हैज एन एलिमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या होता है, काइंड ऑफ एम्प्लॉयर सजेस्ट कर, म्यूचुअलिटी, बिल्कुल सही है। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में देखा जाता है कि जो दोनों साइड है, एम्प्लॉयर साइड भी और वर्कर साइड भी, दोनों का ही बेनिफिट हो और साथ ही साथ कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, राइट, कि दोनों का बेनिफिट हो। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। जैसा कि मैंने कहा था, एम्प्लॉयर उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वी विल इंक्रीज सम वेज, राइट, एंड देन यू विल हैव टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये गलत है। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। कॉन्टिन्यूअसली वर्कर को एफर्ट करना होगा कि जो भी प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट की बात हुई है वो होती रहे, राइट, प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती रहे, वर्कर को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। ये कोई एक वन टाइम थिंग नहीं होता है, जब भी जरूरत पड़े, जैसा जरूरत पड़े प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग करनी होती है। सो this will be wrong. Our answer will be A, B, C and D. Okay. Point number 80, question number 84. According to Bloom's expectancy theory of motivation, which of the following refers to the term valence? ठीक है, कौन सा वैलेंस होगा, तो वैलेंस क्या होता है, वैलेंस होता है कि कोई भी आउटकम है, ठीक है, एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लीड्स टू आउटकम।
तो किसी भी आउटकम के लिए जो भी पर्सन है उसका इमोशनल ओरिएंटेशन क्या है आउटकम को लेकर के, क्या वैल्यू कोई इंडिविजुअल प्लेस करता है किसी पर्टिकुलर आउटकम पर, कितना इंपॉर्टेंस देता है किसी आउटकम को, राइट? So that is what is balance. For example, you are putting effort to clear UGC net so that you can do PhD. तो आप PhD करने को कितना इम्पोर्टेंस देते हो? क्या आपका पूरा मन है दैट आपको PhD ही करना है, या फिर you are not interested in PhD maybe that much, but somehow you are putting somehow you are just appearing for UGC net. मतलब जो फाइनल आउटकम है उसको आप कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, कितना उसके तरफ आपका ओरिएंटेशन है, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेंथ टू एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम। तो यूजीसी नेट के बाद आप जॉब भी कर सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो, तो आपका स्ट्रेंथ किधर है, इसकी तरफ या इसके तरफ? तो ये चीजें क्या बताती है? बैलेंस, राइट? क्वेश्चन नंबर 85, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 the total members of the grievance redressal committee should not exceed. तो कितना होना चाहिए? ये मैंने कई बार बता चुका है, ठीक है? इसका होना चाहिए मैक्सिमम जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होता है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, जिसमें कि एटलीस्ट 1 women शुड बी देयर, ओके? और एम्प्लॉयर जो है वो अपना डिसीजन कितने दिनों में देता है? इसमें 30 डेज में। इन 30 डेज एम्प्लॉयर विल गिव डिसीजन, राइट? क्वेश्चन नंबर 86, प्लेसमेंट एम्स एट प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब एट राइट टाइम. It is an attempt to correlate job requirement and individual characteristics. In this context, placement being a continuous process should come after. तो placement जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो किसके बाद आएगी? पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, उसके बाद प्लेसमेंट होता है. जब सिलेक्शन हो जाता है फिर प्लेसमेंट होता है. प्लेसमेंट के बाद क्या होता है? इंडक्शन होता है, फिर ओरिएंटेशन होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी डेज एडवांस नोटिस इज टू बी गिवन टू द अफेक्टेड वर्कमैन for change in the condition of service of workman when no proceeding is pending before any educative authorities under the provision of Industrial Dispute Act. तो normally जब भी कोई proceeding pending नहीं है तो कोई भी notice of change, जैसा कि ये I think Schedule 4 of Industrial Dispute Act में mention है कि condition of service of change अगर होगा तो कितने दिनों पहले workman को बता देना है? 21 days, right? तो 21 डेज एडवांस नोटिस देना है वर्कमैन को फॉर एनी चेंज इन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन, राइट? क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अटैच्ड बॉडी है? कौन सी बॉडी ऑटोनोमस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, बट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर काम कर रही है, राइट? तो कौन सी ऑटोनोमस बॉडी है, राइट? कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम नहीं कर रही है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट. दिस इंस्टीट्यूट इज एन ऑटोनोमस बॉडी. ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये 1974 में स्टैब्लिश हुई थी. ओके, और ये क्या करती है? ये इन द फील्ड ऑफ लेबर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वर्क करती है ये. ठीक है, और या so that's it. Question number 89, under the provision of Industrial Employment Standing Order Act 1946, who among the following can apply for modification standing order? Standing order की modification के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ठीक है, एम्प्लॉयर डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है, वर्कमैन भी अप्लाई कर सकता है, ट्रेड यूनियन तो भी, और रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन ऑन एग्रीमेंट, बिल्कुल ये लोग सब अप्लाई कर सकते हैं अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो. ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 90, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड constituted under Minimum Wages Act 1948 shall not exceed what portion of its total member? तो this also we have discussed in Minimum Wages Act 1948 का जो सेशन है हमारा, उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3.
ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज होते हैं, राइट। और प्लस जो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं वो 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए टोटल मेंबर से, राइट। ठीक है, सपोज दिस इज 8, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 4 and 4, तो टोटल कितना होगा 1/3। तो इन टोटल इट शुड बी 12। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हो जाएंगे 8 और इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितने हो जाएंगे 4, राइट। और इनका काम क्या होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है कि जो भी कमिटीज और सब कमिटीज भी फॉर्म होते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में, जो कमिटीज और सब कमिटीज होती है उसकी फंक्शनिंग को देखना, उसका काम देखना, गवर्नमेंट को हेल्प करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, अकॉर्डिंग टू हेनरी मिंचबर्ग, मैनेजर परफॉर्म 10 डिफरेंट हाईली इंटररिलेटेड रोल्स which are grouped under 3 broad categories, namely interpersonal, informational roles and decisional roles. From among the following which one is associated with interpersonal role? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है अगर याद होगा तो, ठीक है। तो इंटरपर्सनल में क्या क्या होता है, इंटरपर्सनल में 3 रोल्स होते हैं which are leader, figurehead and license. These 3 are interpersonal role. Monitor and disseminator ये किसमें होता है, ये इंफॉर्मेशनल रोल होता है। इंफॉर्मेशनल में क्या क्या होता है, MSD, ये तीन होते हैं इंफॉर्मेशनल रोल में, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। MSD से आप याद रख सकते हैं, ओके। और एंटरप्रेन्योर, नेगोशिएटर, रिसोर्स एलोकेटर एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकर, ये चारों किस में होता है, डिसीजनल में होता है, राइट। डिस्टर्बेंस हैंडलर, सॉरी, एंटरप्रेन्योर, नेगोशिएटर, रिसोर्स एलोकेटर एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर, ये चारों डिसीजनल रोल में होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 92, two statements are given below. We will consider the first statement as assertion and second as reason. Assertion: social security has wider aims than prevention of relief of poverty. ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का बस एक ही पर्पस नहीं होता कि गरीबी मिटाई जाए, ठीक है, पॉवर्टी से छुटकारा पाया जाए, जबकि सोशल सिक्योरिटी का वाइडर एम होता है, बहुत बड़े बड़े उसके और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। The fundamental purpose of social security is to give individuals and families the confidence that their level of living and quality of life will not be eroded as far as possible by any social or economic eventually. बिल्कुल सही, रीजन भी सही है कि सोशल सिक्योरिटी का फंडामेंटल पर्पस ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेवल ऑफ लिविंग ये कम नहीं होगी, ये घटेगी नहीं अगर कोई भी क्लैमिटी आती है, अगर सोशली या इकोनॉमिकली कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाता है तो। बिल्कुल सही बात है, और यही रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सिर्फ पॉवर्टी भगाना सोशल सिक्योरिटी का एम नहीं होता है, राइट। तो द रीजन जस्टिफाइज असर्शन। क्वेश्चन नंबर 93, देयर आर four new approaches to compensation rewards. Two lists are given below. List 1 relates with approach and list 2 relates to appropriate benefit and features. Okay. तो skill based pay. तो skill based pay क्या होती है? हाँ, जैसा कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है, स्किल बेस्ड पे का होगा मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स, जॉब असाइनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट। यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन हो, बहुत वर्कफोर्स में बहुत तरह के स्किल्ड वर्कफोर्स, बहुत तरह के वर्कर्स हो जिनका अलग अलग तरह का स्किल्स हो, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी हो और सबका जॉब असाइनमेंट अलग अलग हो, राइट। तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में स्किल बेस्ड पे देना होता है। द पेमेंट विल बी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्किल। ब्रॉड बैंडिंग में क्या होता है, ब्रॉड बैंडिंग में हम इस तरीके से सैलरी कंपोनेंट को बैंड बनाते हैं सैलरी कंपोनेंट का, जिससे कि इंडिविजुअल का डिफरेंस रिकॉग्नाइज हो, हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज हो। इस तरह से हम सैलरी का ग्रुपिंग करते हैं, सैलरी की बैंड बनाते हैं, ओके। और वेरिएबल पे में क्या होगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, मोटिवेशन ऑफ सस्टेन्ड हाई परफॉर्मेंस एंड बेटर लिंकेज बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वेरिएबल पे में क्या होता है, अगर हाई परफॉर्मेंस है
तो हाई परफॉर्मेंस सस्टेन करे, बार बार हमें हाई परफॉर्मेंस मिले, इसके लिए हम वेरिएबल पे का ऑप्शन देते हैं, राइट। और टीम रिवॉर्ड में क्या होता है? टीम रिवॉर्ड में होगा सपोर्ट फॉर पार्टिसिपेटिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क टीम। कोई वर्क टीम जो है उसकी इफेक्टिवनेस अगर बढ़ती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना हो तो टीम रिवॉर्ड्स देते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस मैचिंग आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 2. Question number 94. The function of the management which is associated with measuring results against pre-established standard and taking corrective action for maintaining the system is known as, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं? एक प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड होता है जिससे हम रिजल्ट को मेजर करते हैं और जो भी डेविएशन होता है उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसे मेंटेन करने का, राइट। 95. एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, बहुत ही बार मैंने बताया है कि सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर के रिकमेंडेशंस सभी को पढ़ना बहुत जरूरी है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ सपोर्ट ऑफ वर्कर a union should have in an establishment for claiming recognition as a single negotiating agent on the basis of check-off system, ठीक है। तो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर जो है वो बताती है कि अगर चेक ऑफ सिस्टम के बेसिस पे अगर किसी ट्रेड यूनियन को सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट बनाना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? तो अ मिनिमम ऑफ 66% ऑफ वर्कर शुड बी इट्स मेंबर। तो इस ट्रेड यूनियन जिसको हम सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट बनाना चाहते हैं उसके पास मिनिमम 66% वर्कर्स का मेंबरशिप होना चाहिए, ठीक है। ये किसमें बताया गया था? सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर में बताया गया था, राइट। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर कब आई थी? ये सेटअप हुई थी 1999 में, राइट। और इसका रिपोर्ट कब आया था? 2002 में, ओके। और इसके चेयरमैन कौन थे? रविंद्र वर्मा। रविंद्र वर्मा वॉज इट्स चेयरमैन। और 2002 में से रिपोर्ट किससे सबमिट की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी को रिपोर्ट सबमिट की गई थी, ओके। और इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर के रिकमेंडेशन में? इसमें ये बताया गया था कि गो स्लो एंड वर्क, गो स्लो स्ट्राइक एंड वर्क टू रूल स्ट्राइक, इन दोनों को मिसकंडक्ट की तरह ट्रीट किया जाए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरह नहीं, ठीक है। गो स्लो एंड वर्क टू रूल, गो स्लो स्ट्राइक एंड वर्क टू रूल स्ट्राइक, इन दोनों को मिसकंडक्ट की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। और भी कई सारे इसमें रिकमेंडेशन थे, राइट। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 96. वैल्यूज आर द कोर ऑफ कल्चर. Both values and belief provide guidelines for employees to follow in their work. Some organizations have created their own value. Two lists are given value. List 1 indicate the name of organization and list 2 indicate their value. Organization है, उसकी value है, हमें match करना है, right? तो कैटरपिलर, यूएसए में एक कंपनी है कैटरपिलर, तो उसका वैल्यू क्या है? इन 24 आवर्स सर्विसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी दुनिया में कहीं पे भी 24 आवर्स का अपना सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लार्सन एंड टूब्रो जो कि इंडिया की है, उसका क्या है? उसका है कि पीपल आर प्राइम मूवर्स, वो अपने पीपल को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, कि पीपल जो है वो ही सबसे पहले मूव कराते हैं, पीपल आर प्राइम मूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट का तो है कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड एवरी हाउस, ये माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यू है। और टेरी भी एक इंडियन कंपनी है जिसका वैल्यू है फेथ इन यूथ एंड टैप द यूथ, राइट। तो इस मैचिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो जाएगा पॉइंट नंबर 2. 97. पर्सनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, राइट। बहुत सारे जो कॉजेस होते हैं एक्सीडेंट के, उसमें कुछ में पर्सनल कॉज भी आता है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ पर्सनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट? तो नेग्लेक्ट इन हाउसकीपिंग, अगर हाउसकीपिंग में कोई पर्सन नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो क्या है? उसका पर्सनल कॉज ही है, उसका पर्सनल नेग्लिजेंस है, राइट। केयरलेसनेस, इग्नोरेंस, इनएडिक्वेट, इसके लिए भी पर्सनल कॉज में ही आएगा। रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के साथ
किसी भी वर्कर का क्या रिलेशनशिप है, वो भी उसका पर्सनल कॉज ही आएगा। इम्प्रॉपर सुपरविजन, अगर किसी वर्कर को ठीक से सुपरविजन नहीं मिला, ठीक से उसे गाइड नहीं किया गया, ठीक से बताया नहीं गया, तो यहाँ पर उसकी पर्सनल गलती नहीं है, उसको सुपरविजन ही अच्छी नहीं मिली, राइट। उसका बॉस ही उसे ठीक से सुपरवाइज नहीं किया, उसे अच्छी सुपरविजन नहीं दिया, तो यहाँ पर ये पर्सनल कॉज एक्सीडेंट का नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4। Question number 98. As per the provision of Payment of Wages Act 1936, fine imposed on any employed person cannot be recovered after expiry of how many days from the day the fine was imposed? बिल्कुल ये question we have already discussed in our Payment of Wages Act 1936 session, जिसमें कि मैंने बताया था कि after 90 days the fine becomes irrecoverable. 90 दिनों के बाद एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर से फाइन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो फाइन जो है वो इररिकवरेबल बन जाता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 days. ओके, एंड दिस इज मेंशन इन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, राइट। क्वेश्चन नंबर 99. टेक माय फिजिकल एसेट्स, लीव माय पीपल, एंड इन 5 years आई विल हैव टेक इट ऑल बैक. ये किसने कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड स्लोअन, ठीक, राइट। तो ये क्या कह रहे हैं कि मेरे जितने भी फिजिकल एसेट्स है ले लो, मेरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं ले लो, सब कुछ ले लो तुम, और मैं 5 सालों में मैं सब कुछ आई विल टेक इट बैक, आई विल हैव इट बैक. कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये. और ये अल्फ्रेड स्लोअन ने कहा था. ये एक्चुअली इन्होंने जनरल मोटर्स, जो जनरल मोटर्स कंपनी है, उसको इन्होंने बहुत ग्रेट हाइट्स तक पहुंचाया था. ये जनरल मोटर्स के प्रेसिडेंट और सीईओ रह चुके हैं, राइट, अल्फ्रेड स्लोअन, राइट. और उन्हीं के सुपरविजन में जनरल मोटर्स को काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, इसका काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, राइट. और इनका एक थ्योरी था. इनका थ्योरी क्या था कि जनरल मोटर्स में जितने भी डिवीजन है सब ऑटोनोमस काम करे, ठीक है. जनरल मोटर्स के सारे डिवीजन ऑटोनोमस काम करे, और इस ऑटोनोमस काम करने के बावजूद वो लोग एक सेंट्रल अथॉरिटी को बस रिपोर्ट करें. सेंट्रल अथॉरिटी बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करती, ऑटोनोमस काम करने देती है, बट लास्ट में बस एक बार आंसरेबल होती है. सारी बॉडी जितनी भी होती है वो आंसरेबल होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी को, राइट. क्वेश्चन नंबर 100. As per the provision of Industrial Employment Standing Order Act 1946, the certifying officer is required to send copies of modified standing order to the employer and trade union within how many days from the date of notification. ठीक है. तो जो सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है वो मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का कॉपीज एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन को कितने दिनों के बाद देता है, फ्रॉम हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन. ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है. इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 डेज. 15 दिनों के अंदर वो 15 नोटिफिकेशन के 15 डेज के अंदर वो मॉडिफाइड कॉपीज भेज देता है, राइट. सेंड मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपीज भेज देता है. ओके, या सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स.